अभी हम एमसीक्यूज पार्ट 2 के कर रहे हैं, चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। सबसे पहले मिनिमम प्राइस, कम से कम प्राइस क्या होनी चाहिए शेयर की, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 1 रुपी। करेक्ट। तो मैंने बताया था एमसीक्यू में आपको सी भी लिखना है और फिर आंसर भी लिखना है। सिर्फ सी नहीं लिखेंगे और सिर्फ आंसर नहीं लिखेंगे, तो यू हैव टू राइट दिस बोथ। करेक्ट। अब पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स कंपनी हैज टू टेक अ परमिशन फ्रॉम होम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका आंसर है सेबी। सेबी से परमिशन लेना, तो आपका आंसर होना चाहिए बी, सेबी। करेक्ट। अब सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से मिनिमम अमाउंट ऑन ईच शेयर कॉल्ड बाय कंपनी, अब सेबी गाइडलाइंस कहती है 25% ऑफ इशू प्राइस। ओके। अब याद रहे, इस एमसीक्यू को ट्विस्ट कर सकते हैं। अगर सेक्शन 39 ऑफ कंपनीज एक्ट बोले तो उसका आंसर होगा 5% ऑफ फेस वैल्यू। सेबी गाइडलाइंस की जगह अगर आपको बोल देता है सेक्शन 39, सेक्शन 39 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो उसमें आएगा 5% ऑफ फेस वैल्यू। याद रखना, सेबी गाइडलाइंस कहता है 25% ऑफ इशू प्राइस। दोनों अलग अलग होते हैं, फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस, राइट। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आ सकता है। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए 90%। करेक्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। मैक्सिमम रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रीमियम, मैक्सिमम रेट ऑफ प्रीमियम तो कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, डी ऑप्शन है, नो लिमिट। अब जब शेयर्स फॉरफिट करते हैं तो कॉल्ड अप अमाउंट ऑन फॉरफिटेड इज डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, दो बातें डेबिट दो बातें क्रेडिट, उसमें डेबिट जो होता है वो कॉल्ड अप फेस वैल्यू होता है, तो डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब फॉरफीचर करते हैं तो जो कैपिटल डेबिट करते हैं उसमें कॉल्ड अप फेस वैल्यू आता है, तो उसने रिवर्स करके पूछा है कि कॉल्ड अप फेस वैल्यू को किसको डेबिट करते हैं, तो शेयर कैपिटल। नेक्स्ट। अब ट्विस्ट एंड टर्न्स, व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय अ कंपनी ऑन कॉल्स इन अरियर्स? अब कॉल्स इन अरियर्स का आंसर है 10%। कॉल्स इन अरियर्स याद रहे, कॉल्स इन अरियर्स 10%। करेक्ट। अगर कॉल्स इन एडवांस है तो उसका डिफरेंट आंसर है, राइट। याद रहे, कॉल्स इन अरियर्स का 10% है पर एनम, 10% पर एनम। नेक्स्ट। जब सारे फॉरफिटेड शेयर्स हम लोग रीइश्यू कर देते हैं, शेयर फॉरफिचर का बैलेंस कहाँ जाता है? कैपिटल रिजर्व में। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कैपिटल रिजर्व, राइट। ये तो आप न्यूमेरिकल्स में करते हैं। अब प्रीमियम अमाउंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, डिमांडेड बट नॉट रिसीव्ड, तो डेबिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम होता है। याद है, दो बातें डेबिट दो बातें क्रेडिट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कब होता है? व्हेन डिमांडेड बट नॉट रिसीव्ड, तो डेबिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम अकाउंट अपन ने डिमांड किया है पर रिसीव नहीं हुई है, तो फॉरफीचर के टाइम भी हम लोग क्या करते हैं, जितना डिमांड किया है रिसीव नहीं हुआ है वो डेबिट कर देते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट। नॉट शोन अंडर शेयर कैपिटल। अब देखो, ऑथोराइज कैपिटल आता है, इशूड कैपिटल आता है, सब्सक्राइब कैपिटल आता है, रिजर्व कैपिटल नहीं आता है। रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अनकॉल्ड अमाउंट को कैंसिल करते हैं कि अभी हम ये तभी मंगाएंगे जब लिक्विडेशन होगा कंपनी का, उससे पहले नहीं मंगाएंगे। ऐसी कैपिटल को रिजर्व कैपिटल कहते हैं। तो रिजर्व कैपिटल बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के हेडिंग में नहीं आता है। अब हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज, जो सेल्फ लर्निंग टेक्स्ट बुक के हैं, ये गुजरात बोर्ड के वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो ये कह रहा है कि रजिस्टर्ड कंपनीज कितनी होती हैं? तो रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं दो, प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड। तो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, प्राइवेट या पब्लिक, तो उसका आंसर है 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइवेट कंपनीज, अब मैक्सिमम कितना हो सकता है? 200। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि मैक्सिमम कितना नंबर आप प्राइवेट कंपनी का कर सकते हैं, तो इट इज
200। मिनिमम नंबर प्राइवेट के लिए 2, राइट? तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। मिनिमम नंबर फॉर पब्लिक कंपनी, अब मिनिमम नंबर फॉर पब्लिक कंपनी कितना होना चाहिए? 7। मैक्सिमम नंबर नो लिमिट, पब्लिक कंपनी के लिए मैक्सिमम नंबर नो लिमिट, मैक्सिमम नंबर पब्लिक कंपनी नो लिमिट। नेक्स्ट, which type of company private property of its member will be used, प्राइवेट प्रॉपर्टी यूज होगी? तो ऐसी कंपनी जो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली है। इंडिया में अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनीज नहीं बनती हैं, लिमिटेड कंपनीज ही बनती हैं। तो जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर्स भी इन्वॉल्व हो, ऐसी कंपनी बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनपेड डिविडेंड अक्यूमुलेट होता है, अनपेड डिविडेंड अक्यूमुलेट होता है, तो वो है क्यूमुलेटिव। अक्यूमुलेट होता है मतलब मान लीजिए इस साल हमें लॉस है तो हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर अगर हमें प्रॉफिट है तो प्रेफरेंस शेयर को पिछले साल का भी डिविडेंड मिलेगा, इस साल का भी डिविडेंड मिलेगा। ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो अनपेड डिविडेंड एक्यूमुलेट होता है उसमें क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉट एक्यूमुलेटेड, नॉट एक्यूमुलेटेड, करेक्ट? तो वो क्या हो जाएगा? नॉन क्यूमुलेटिव। तो अक्यूमुलेट होता है तो क्यूमुलेटिव, नॉट अक्यूमुलेटेड तो नॉन क्यूमुलेटिव। अब कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, तो उसका आंसर क्या होगा? कन्वर्टेबल, है ना? करेक्ट। प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स हैविंग राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरप्लस प्रॉफिट पे वो लोग का अधिकार है। पार्टिसिपेट शब्द है तो क्या हो जाएगा आंसर? पार्टिसिपेटिंग, करेक्ट? तो पार्टिसिपेट इन सरप्लस तो पार्टिसिपेटिंग। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए आजकल। अगर आपको परचेज और सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स करना है तो क्या, कौन सा अकाउंट खोलना पड़ेगा? तो उसका आंसर है डीमेट अकाउंट। तो ये एक जो करंट सिनेरियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड है। तो ऐसा पेपर आया तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा अकाउंट खोलना पड़ता है परचेज और सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए? तो डीमैट अकाउंट। अब व्हाट रेट ऑफ डिस्काउंट कैन अ कंपनी इशू इट्स ओन शेयर्स टू पब्लिक? अब डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं हो सकते हैं, सिर्फ स्वेट इक्विटी डिस्काउंट पे हो सकते हैं। बाकी नॉर्मल शेयर्स अभी आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। तो याद रखना नॉट परमिटेड उसका आंसर है। बच्चे बड़े भोले होते हैं, 10%, 20%, 5% कुछ भी लिख कर आएंगे, और जानबूझ के उसने लिखा भी है रेट ऑफ डिस्काउंट बताओ। तो भाई खुद के शेयर्स अभी हम डिस्काउंट पे नहीं इशू कर सकते, नॉट परमिटेड, तो कोई रेट लागू नहीं है। इसका आंसर बी, नॉट परमिटेड। नेक्स्ट, अब कह रहा है कॉल्स इन एडवांस पे, कॉल्स इन एडवांस पे कितना परसेंटेज इंटरेस्ट? तो वो है 12%, 12%। अब याद रहे कॉल्स इन अरियर्स पे, कॉल्स इन अरियर्स पे 10% था, ये कॉल्स इन एडवांस है इसीलिए 12%। कॉल्स इन अरियर्स होता, कॉल्स इन अरियर्स, तो उस केस में आंसर होता 10%। तो ध्यान से पढ़ना, कॉल्स इन अरियर्स है कि कॉल्स इन एडवांस है? कॉल्स इन अरियर्स पे 10%, कॉल्स इन एडवांस पे 12%। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में दिया गया है कि कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो परचेस मशीनरी फॉर कंपनी के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज नहीं कर सकते, नॉट पूछा है, नॉट। ओके, अब बोल रहा है विच अमाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। अब वो होता है
कॉल्ड अप फेस वैल्यू, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, राइट। दो बातें डेबिट दो बातें क्रेडिट करते हैं ना, तो जो डेबिट होता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है उसमें कॉल्ड अप फेस वैल्यू आता है, सी कॉल्ड अप फेस वैल्यू। वोटिंग राइट्स, किनको वोटिंग राइट्स हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर को, डिवेंचर होल्डर्स को तो वोटिंग राइट होते ही नहीं है, एम्प्लॉयज को भी वोटिंग राइट नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट मिल सकते हैं जब उनको उनका अरियर्स डिविडेंड बाकी हो और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट करता हो, करेक्ट। तो अभी याद रहे वोटिंग राइट्स किसको होते हैं, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को। खुद के शेयर्स परचेस करना, करेक्ट। Which type of company can give invitation to public for purchase of its own shares? तो public company, right? अब invitation to public है, याद रहे, अब invitation to public, public company। नेक्स्ट, शेयर प्रीमियम यानी सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए क्या है, तो वो कैपिटल प्रॉफिट है। नेक्स्ट, फॉरफीचर के टाइम पे द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर इज ट्रांसफर टू, जो अब पैसा मिला है टुवर्ड्स कैपिटल इज ट्रांसफर टू फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर। दो बातें डेबिट दो बातें क्रेडिट, जो दो बातें क्रेडिट होती है उसमें टू शेयर फॉरफीचर। अब रीइश्यू के बहुत ये रिपीट हो रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट ऑन द फॉरफीटर आफ्टर आफ्टर रीइश्यू कहाँ ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व में। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, राइट, कि बैलेंस ऑफ फॉरफीचर ये न्यूमेरिकल्स में आप करते हैं, बिग सम्स में आप करते हैं। नेक्स्ट, when a company purchases any business and shares are issued for consideration, then the value of its shares is higher than the net assets। याद करो मैंने आपको बताया था एक सम, अगर आप सपोज शेयर्स दे रहे हो 2 लाख रुपए के और एसेट्स आए हैं सिर्फ 1.5 लाख के, मतलब आप शेयर्स दे रहे हो 2 लाख रुपए के और एसेट्स नेट एसेट्स आए हैं आपके 1.5 लाख रुपए के, तो 50,000 आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, गुडविल के कारण, तो बी गुडविल। अब ये ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकता है कि शेयर्स इशूड इज हायर देन द नेट एसेट्स, मतलब शेयर्स ज्यादा के हैं नेट एसेट्स कम है तो गुडविल है। वाइसा वर्सा, अगर शेयर्स इशूड आर हायर की जगह लेस होता, लेस देन नेट एसेट्स, मतलब नेट एसेट्स 5 लाख के हैं और शेयर्स आप दे रहे हो 4.5 लाख रुपए के, शेयर्स दे रहे हो 4.5 लाख रुपए के, उस केस में आपको 50,000 रुपए का फायदा हो गया, तो वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ध्यान से पढ़ना ये, अगर शेयर्स ज्यादा हैं एसेट्स कम है तो गुडविल, अगर शेयर्स कम है नेट एसेट्स ज्यादा है तो कैपिटल रिजर्व। ध्यान से ये एमसीक्यू पढ़ना। नेक्स्ट, हाँ अब देखो लेस देन द नेट एसेट्स है ना, करेक्ट। अब मैं यही यही बता रहा था, तो ये स्लाइड इज इंपॉर्टेंट स्लाइड, यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, दिस इज गुड गुड एमसीक्यूज। ये दोनों एमसीक्यूज में से कोई एक आ गया तो अच्छा होगा, है ना, कर सकेंगे इजीली। नेक्स्ट, on reissue of forfeited shares, the amount received from the new shareholder who purchased these shares is debited to, अब बैंक अकाउंट डेबिट होता है भाई, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर लॉस पे रीइश्यू करेंगे तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो ये शेयर कैपिटल के सारे एमसीक्यूज कवर्ड। अब डिबेंचर्स के एमसीक्यूज पे जाते हैं। डिबेंचर इज डैश फॉर द कंपनी, तो इज द लायबिलिटी, करेक्ट। कंपनी गिव्स डैश ऑन देयर डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर, इंटरेस्ट, वेरी सिंपल, ये बेसिक है। At what rate debentures would be issued at discount? Most important MCQ. The rate decided by board of directors. The rate decided by board of directors. Next. अब कहाँ आता है डिबेंचर्स, सबको पता है नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है, तो नॉन करंट लायबिलिटी ए, नॉन करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट, अब अगर मुझे प्रीमियम मिलता है, डिबेंचर्स इशू करता हूँ, 100 रुपए का डिबेंचर 110 रुपए में इशू किया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाता है, न्यूमेरिकल्स में किया है, राइट। अब amount of premium received on issuing debentures at a premium is capital profit, definitely, right? So D capital profit,
अब when amount of debenture is called on application by company, then the amount is credited to which account? अब सारा का सारा फुल अमाउंट, तो याद है पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो इसका आंसर है बी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नेक्स्ट, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये बोर्ड में आ सकता है। अगर कंपनी डिसाइड्स टू रिडीम द डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल, then company has to transfer dash percentage of total face value of issued debentures, तो इसका आंसर है 25%। याद रहे कैपिटल 25%, करेक्ट, कैपिटल में आंसर 25%। अगर आउट ऑफ प्रॉफिट बोलता, आउट ऑफ प्रॉफिट बोलता तो 100%, करेक्ट। कैपिटल का कनेक्शन 25, याद रखना, कैपिटल 25, आउट ऑफ कैपिटल है 25%। वेरी गुड, नेक्स्ट वही है, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट 100%, आउट ऑफ प्रॉफिट 100%, करेक्ट। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आउट ऑफ प्रॉफिट 100%। नेक्स्ट, अब ये एक रूल है कि 31 मार्च से पहले जब भी आप रिडीम करते हो, जिस फाइनेंशियल ईयर का भी है, उससे बिगिनिंग वाले 30 अप्रैल तक आपको 15% ऑफ फेस वैल्यू इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट शब्द आ जाए तो 15%, इन्वेस्टमेंट शब्द आ जाए तो 15%। तो 3 एमसीक्यूज याद रहे, आउट ऑफ प्रॉफिट का रिलेशन 100%, आउट ऑफ कैपिटल 25%, इन्वेस्टमेंट्स पूछ रहा है 30 अप्रैल तक तो 15%। ये 3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर के। अब हम सेल्फ लर्निंग के एमसीक्यूज कर रहे हैं, ये सेल्फ लर्निंग के हैं। हु इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ओनर ऑफ द कंपनी, तो डिबेंचर होल्डर, डेफिनेटली डिबेंचर होल्डर इज नॉट एन ओनर। डैश इज अ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द मनी गिवन एज अ लोन, तो मैंने बताया था डिबेंचर एक कागज है, करेक्ट। तो डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट, सो इसका आंसर है डी, डिबेंचर। रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल इज डैश, अब शेयर कैपिटल पे क्या मिलता है, डिविडेंड, करेक्ट, और डिबेंचर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, तो इसका ऑप्शन है डी, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट, डिबेंचर इज डैश ऑफ द कंपनी, डेट, डिबेंचर इज डेट, जनरली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। डिबेंचर होल्डर ऑफ अ कंपनी इज डैश फॉर द, तो क्रेडिटर, creditor, right? Next, which type of debentures are not repayable by the company during its lifetime? अब बंद हो गए हैं irredeemable, irredeemable debentures आप इशू नहीं कर सकते। याद रहे, इस पे आ सकता है मैक्सिमम टेन्योर डिबेंचर का 20 ईयर्स है, मैक्सिमम टेन्योर डिबेंचर्स का 20 ईयर्स है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो मैक्सिमम टेन्योर 30 ईयर्स है। नॉर्मल कंपनी के लिए डिबेंचर्स का मैक्सिमम टाइम 20 ईयर्स, करेक्ट, ड्यूरेशन, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो 30 years. Which debentures are risky? Now, unsecured, risky है unsecured, risky for the investor's viewpoint is unsecured, right? Bearer मत लिखना, risky कौन से हैं, unsecured, okay? अब ये मस्त है, debentures like currency, debentures like currency, उसका आंसर bearer है, right? और bearer debentures के साथ कूपन अटैच्ड होते हैं जिनको इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? Which type of debentures can be converted into shares? Shares में कौन से debentures कन्वर्ट हो सकते हैं, तो कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल, राइट। नॉट कन्वर्टेड हो तो नॉन कन्वर्टेबल, ध्यान से पढ़ना। अब नॉट रिपेएबल बिफोर द लिक्विडेशन, तो ये तो रिपीट हो रहा है, ये इररिडीमेबल है, करेक्ट, ठीक है। पर ऐसे अभी डिबेंचर्स हम इशू नहीं कर सकते हैं, हम रिडीमेबल डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। मैक्सिमम टेन्योर 20 ईयर्स, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए 30 ईयर्स। डिबेंचर प्रीमियम क्या है, कैपिटल प्रॉफिट, राइट, इजी एमसीक्यू। As per Companies Act, how much maximum discount can be given? Discount on debentures पे कोई restriction नहीं है, decided by board of directors, no restriction, correct? When debentures are issued at par or at premium and are redeemable at a premium, हमने वादा किया है कि हम extra premium आपको देंगे, correct? Then the amount of premium on redemption of debentures is credited to premium on redemption of debentures, POROD, याद है, POROD,
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डेबिट किस पर होता है? तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, तो वो भी याद रखना। डेबिटेड टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, credited to POROD. Next, issued at par or premium and redeemable at a premium, then the amount is debited to। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ट्विस्ट एंड टर्न्स, राइट। ये सारे एमसीक्यूज जो हैं ये सेल्फ लर्निंग के हैं। डेबिटेड टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, करेक्ट। Debentures to be redeemed at the end of the financial year during the year ended 31st March, and how much minimum percentage of face value? अब मैंने बताया था कि डिबेंचर्स पे इन्वेस्टमेंट शब्द आ जाए, इन्वेस्टमेंट शब्द आ जाए 30 अप्रैल, तो क्या लिखने का? 15%। रिपीट हो रहा है, ये अच्छा है, याद रखना। आउट ऑफ कैपिटल होगा और आउट ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 100% याद रहे, कैपिटल 25%। All debentures have been redeemed, then the balance of debenture redemption reserve transferred to, now most important, majority students capital reserve लिख कर आएंगे, capital reserve नहीं, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस जाता है जनरल रिजर्व में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इस बार आ सकता है, राइट। जनरल रिजर्व में जाएगा, ओके। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस जनरल रिजर्व में जाएगा। शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो अपन तो क्या बोले बच्चे होते हैं ना, कैपिटल रिजर्व देखा नहीं, लिख लिया। ये नहीं देखा कि भाई शेयर फॉर फ्यूचर का पूछ रहा है कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व पूछ रहा है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व पूछ रहा है, जनरल रिजर्व में जाएगा, याद रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, करेक्ट। तो उसे हम कहां दिखाएंगे? तो हमें हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट, राइट। तो ये हमारी अदर इनकम्स है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओन डिबेंचर्स अदर इनकम्स में आता है, राइट। ये रिपीट हो रहा है कि फुल अमाउंट कॉल किया तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये रिपीट हो रहा है, टेक्स्ट बुक का है। ये मैंने अभी भी आपको बताया था, इंटरेस्ट कूपन अटैच होते हैं डिबेंचर सर्टिफिकेट के साथ, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इंटरेस्ट कूपन अटैच होते हैं, तो वो बेयर डिबेंचर्स, याद रहे। रिस्की तो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, लाइक करेंसी तो बेयर डिबेंचर्स, ओके। और इंटरेस्ट कूपन किन के साथ अटैच्ड होते हैं? तो बेयर डिबेंचर्स। डिबेंचर होल्डर्स रीपेड देयर मनी, करेक्ट। तो डेफिनेटली वो इक्विटी शेयर से पहले उनको मिलता है, बिफोर द पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। अब कंपनी हैज टू कंपल्सरी पे द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इवन इफ देयर इज अ लॉस, करेक्ट, इट्स कंपल्सरी। नेक्स्ट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज व्हिच टाइप ऑफ अकाउंट? अब ये मार्च 2022 में आया है और टेक्स्ट बुक में नहीं है, सेल्फ लर्निंग का एमसीक्यू, आप चेक कर सकते हैं। मार्च 2022 के पेपर में ये एमसीक्यू आया है बोर्ड में, और ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो सेल्फ लर्निंग से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। इसका आंसर है पर्सनल अकाउंट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बोर्ड में आ चुका है, वापस एग्जाम में आ सकता है। चैप्टर 4 के एमसीक्यूज कर रहे हैं अभी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 2 एमसीक्यूज आएंगे। फर्स्ट, अब स्टेक होल्डर के हिसाब से एक्सटर्नल एनालिसिस, स्टेक होल्डर के हिसाब से एक्सटर्नल एनालिसिस होती है, ईयर टू ईयर कंपेयर करते हैं, करेक्ट, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं। स्टेक होल्डर आ गया, करेक्ट, एक्सटर्नल, याद रहे, स्टेक होल्डर एक्सटर्नल। अब हाउ मेनी एसेट्स आर क्लासिफाइड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? तो उसका आंसर है 4। वैसे तो बहुत सारी क्लासिफिकेशन होती है, पर यहाँ पर 4 है, करेक्ट आंसर 4 है, 1 2 3 4, राइट, क्योंकि मैक्सिमम 4 दिया हुआ है। नेक्स्ट, अब द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द यूज ऑफ एसेट। अब देखो, यूज ऑफ एसेट हमें इंफॉर्म करता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, करेक्ट, यूज ऑफ एसेट, एफिशिएंसी, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी डिस्क्लोज करता है अर्निंग कैपेसिटी, ये करता है अर्निंग कैपेसिटी, राइट। लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, करेक्ट।
और सॉल्वेंसी ये जो है वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, करेक्ट। तो 4 एमसीक्यूज इस पे बनते हैं। तो यूज ऑफ एसेट एफिशिएंसी याद रहे, लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी अर्निंग कैपेसिटी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये मेक्स इंटरप्रिटेशंस, करेक्ट। इसका आंसर है मेक्स इंटरप्रिटेशंस। एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, राइट। नेक्स्ट, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बोल रहा है कि एक्सपेंसेस ऑफ द करंट ईयर 6 लाख और 20% इंक्रीज हुआ है, तो क्या करोगे आप, 6 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120 करोगे, राइट। तो जो भी इधर वैल्यू है इंटू 100 अपॉन 120, क्योंकि 20% इंक्रीज है। मान लो 10% इंक्रीज होता तो रट्टा नहीं मारना, क्या करोगे आप, सपोज मैं बोल दूं 6,60,000 हो गया एंड इट इज 10%, तो 10 अपॉन 110, उस केस में 6 लाख आंसर हो जाता। तो याद रहे, राइट, व्हाट वुड बी द एक्सपेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो एक्सपेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर इज 5 लाख। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। अब ये खत्म, टेक्स्ट बुक के खत्म, राइट। अब आते हैं अपन सेल्फ लर्निंग के, ये सेल्फ लर्निंग के हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स आर नोन एज हिस्टोरिकल अकाउंट्स, ये तो 11th में पढ़ा था, राइट। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस डन बाय द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट करती है तो उसको इंटरनल एनालिसिस कहते हैं। स्टेक होल्डर के हिसाब से क्या था बताइए, मैनेजमेंट करती है तो इंटरनल एनालिसिस, स्टेक होल्डर्स के लिए एक्सटर्नल, याद रखना, स्टेक होल्डर तो एक्सटर्नल एनालिसिस, मैनेजमेंट इंटरनल एनालिसिस, ईयर टू ईयर कंपैरिजन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, यूनिट कंपैरिजन वर्टिकल एनालिसिस। नेक्स्ट, अब एनालिसिस शो टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन। अब टाइम बेस पे क्या होता है, तो एक होता है शॉर्ट टर्म एनालिसिस, एक होता है लॉन्ग टर्म एनालिसिस। टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन दो होती हैं, शॉर्ट टर्म एनालिसिस एंड लॉन्ग टर्म एनालिसिस। तो इसमें शॉर्ट टर्म एनालिसिस हमारा ऑप्शन है सी, टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन शॉर्ट टर्म एनालिसिस। ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट को हम क्या कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, सबको पता है, करेक्ट। इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट था कि टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन शॉर्ट टर्म एनालिसिस। हाँ, अब ये देखिए, अर्निंग कैपेसिटी में क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया था, अर्निंग कैपेसिटी में क्या लिखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी, याद है, अर्निंग कैपेसिटी इज प्रॉफिटेबिलिटी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी क्या लिखेंगे, लिक्विडिटी, परफेक्ट, है ना। फिर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, राइट, तो उसमें आप सॉल्वेंसी एनालिसिस। तो ये एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्निंग कैपेसिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डैश इंफॉर्मेशन इज डिस्क्लोज बाय एफिशिएंसी। अब बताइए एफिशिएंसी, यूज ऑफ एसेट, करेक्ट, यूज ऑफ एसेट। अब ये ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर नॉन करंट एसेट्स 3 लाख के हैं एंड इफ देयर इज नेगेटिव 4.5%, मतलब डिक्रीज माइनस में होता है, पता है ना, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ द एसेट इन द करंट ईयर। तो 3 लाख माइनस 4.5%, 3 लाख टाइप करो कैलकुलेटर पे, माइनस 4.5% करो, यू विल गेट 2,86,500। ओके, नेक्स्ट, expenses of the current year is 15 lakhs and the expenses increased by 25%। तो मैंने आपको बताया था 15 लाख 25% इंक्रीज है, करेक्ट। तो इंटू 100 अपॉन 125 करेंगे तो प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस आ जाएंगे। करके देखो, 15 लाख इंटू 100 अपॉन 125, तो आपको आंसर आएगा 12 लैक्स। तो ये ऐसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, अकाउंटिंग रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो के एमसीक्यूज। अब which of the following is the correct for accounting ratios, कंपैरिजन होता है फर्म का, इंडस्ट्री का, कॉम्पिटिटर का, ऑल ऑफ दिस। इन विच टर्म्स रेशियोज आर एक्सप्रेस्ड, डेफिनेटली ऑल ऑफ दिस, proportion, टाइम, परसेंटेज, days, months, weeks, correct. Next, which of the following
आइटम्स द रेशियो इज कंप्यूटेड इन डेज। अब डेज के लिए आप क्या यूज करते हैं? आप यूज करते हैं क्रेडिट सेल्स, जिसमें डेटर टर्नओवर रेशियो डेज में आता है, क्रेडिट परचेज जिसमें क्रेडिटर टर्नओवर आता है। तो बोथ बी एंड सी। Which of the following ratios are included in traditional classification? अब ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में क्या आता है? कंपोजिट। अब ट्रेडिशन में आते हैं कंपोजिट, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट रेशियोज। रेशियोज ऑफ इनकम स्टेटमेंट, रेशियोज ऑफ बैलेंस शीट, रेशियोज ऑफ कंपोजिट, ये ट्रेडिशनल में आता है। करेक्ट, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कंपोजिट, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कंपोजिट। दूसरा आता है बैलेंस शीट रेशियो। राइट, कंपोजिट रेशियो का कोई एग्जांपल मैं बता दूं तो जैसे डेटर टर्नओवर रेशियो एक कंपोजिट रेशियो है, क्योंकि डेटर का फिगर आप ट्रेड रिसीवेबल्स आप बैलेंस शीट से लेते हैं, टर्नओवर आप पीएल से लेते हैं, तो वो कंपोजिट रेशियो है। नेक्स्ट, अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज रेवेन्यू बेस्ड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो? रेवेन्यू बेस्ड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो नेट प्रॉफिट रेशियो एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। करेक्ट, रेवेन्यू बेस्ड बोल रहा है। ऑपरेटिंग रेशियो भी प्रॉफिटेबिलिटी है, करेक्ट, पर वो रेवेन्यू बेस्ड नहीं है। रेवेन्यू बेस्ड यानी इनकम बेस्ड, तो बोथ ए एंड बी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। रेवेन्यू बेस्ड तो ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आता है, पर वो रेवेन्यू बेस्ड नहीं है। अब कंपनी हैज परचेज ऑफ 90,000, परचेज एक्सपेंस 15,000, चेंजेस इन इन्वेंट्री 15,000, सेल्स 1,50,000, डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब सबसे पहले तो आप क्या करोगे, पहले आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट आता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालोगे। कैलकुलेटर ऑन करिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 90,000, परचेजेस प्लस परचेज एक्सपेंसेस 15,000 और माइनस चेंजेस इन इन्वेंट्री 15,000, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया आपका 90,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपके पास सेल्स दे रखा है 1.5 लाख रुपए, तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करोगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 60,000। 60,000 आपको जीपी आ गया, डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100। 60,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100, तो आपको आएगा 40%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे एमसीक्यू बहुत स्लिम चांस है आने के, प्रीलिम्स में आ सकता है। टीचर को अगर थोड़ा है कि भाई टफ बना दें तो ये आएगा। Which of the following is not included in operating expenses? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या नहीं आता है? तो लॉसेस भी नहीं आते हैं और इंटरेस्ट पेड भी नहीं आता है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी नहीं आते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 10 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 2 लाख, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 3 लाख, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं 1 लाख, टोटल सेल्स है 20 लैक्स। अब आपको ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है, पहले ऑपरेटिंग रेशियो निकाल देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10 लैक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 2 लैक्स, तो 12 लैक्स हो गया। सेल्स कितनी है, सेल्स है 20 लैक्स, तो ऑपरेटिंग रेशियो आ गया आपका 60%। ऑपरेटिंग रेशियो, ये बोल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ध्यान रखना। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, 100 माइनस 60, 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40%, तो इसका आंसर है 40%। करेक्ट। नेक्स्ट, liquidity ratio is, now liquidity ratio is measurement of short term profitability, मतलब solvency, तो बी ऑप्शन करेक्ट। which of the following is not included to compute current ratio? definitely furniture, right? फर्नीचर हमारा फिक्स्ड एसेट है तो वो नहीं होता है। नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल मींस डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट, to arrive liquid assets, which of the following is deducted from current assets? अब स्टॉक डिडक्ट होता है और प्रीपेड एक्सपेंस डिडक्ट होते हैं, तो हमारे पास स्टॉक ऑप्शन है, इसीलिए हमने स्टॉक लिखा है। अब ये हो गए टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज। अब हम लोग कर रहे हैं सेल्फ लर्निंग के। द फिगर्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
फॉर मिक्स्ड रेशियोज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, अब मिक्स्ड रेशियोज है यानी कॉम्पोजिट रेशियोज हैं, तो कुछ ट्रेडिंग से, कुछ पीएनएल से, कुछ बैलेंस शीट से, तो ये कॉम्पोजिट रेशियोज के बारे में पूछ रहे हैं। जनरली इन विच फॉर्म प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर डिस्क्लोज्ड, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो परसेंटेज में आता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो परसेंटेज में आते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस है ना, इनवर्ड एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, राइट। अब सेल्स दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, मुझे लगता है यार इस बार ऐसा एमसीक्यू आ ना जाए, तो पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 6 लाख माइनस 4 लाख 50, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1 लाख 50। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया 25%, तो इसका आंसर है 25%, करेक्ट। आगे वर्किंग का तो कर लें, ये तो इजी है, क्रॉस प्रॉफिट रेशियो है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, अब ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, राइट। नेक्स्ट, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिटरमाइन लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, तो लिक्विड एसेट्स होते हैं करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, तो प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, तो 2 लाख माइनस 40,000, लिक्विड एसेट्स हो गए 1,60,000, करंट लायबिलिटीज हैं 1,60,000, तो 1,60,000 अपॉन 1,60,000 इज 1:1, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 1:1। When current assets increases, the current ratio, now current assets increases, current ratio increases. When the current liability increases, current ratio decreases. अगर करंट रेशियो का न्यूमरेटर जो होता है वो करंट एसेट्स होते हैं, तो करंट एसेट बढ़ेगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा, तो रेशियो बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशियो कम हो जाएगा, तो इंक्रीज डिक्रीज याद रहे, करेक्ट। शेयर होल्डर्स फंड, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें जनरल रिजर्व प्लस हो जाएगा, पीएनएल का डेबिट बैलेंस है इसीलिए माइनस हो जाएगा, तो 10 लाख प्लस 6 लाख माइनस 4 लाख, करेक्ट आंसर इज 12 lakhs. Equity means what? Total assets minus total liabilities. Total assets minus total liabilities. Equity means total assets minus total liabilities. Not an efficiency ratio. अब efficiency ratio क्या होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये सब एफिशिएंसी रेशियो है। ऑपरेटिंग रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है ना, तो ये बोल रहा है नॉट एन एफिशिएंसी रेशियो, तो नॉट एन एफिशिएंसी रेशियो में ऑपरेटिंग रेशियो आंसर है। एफिशिएंसी रेशियो में आते हैं डेटर रेशियो, क्रेडिटर रेशियो, डेटर टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, ये एफिशिएंसी के आते हैं, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी के मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल्स मींस व्हाट, ट्रेड रिसीवेबल्स मींस व्हाट, ट्रेड रिसीवेबल मींस क्रेडिट सेल्स के डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, डी ऑप्शन। Creditors turnover, credit purchase upon average trade payables, B option. Credit purchase upon average trade payables, तो आपको ऑप्शन भी लिखना है बी और फिर आंसर लिखना है, सिर्फ बी नहीं लिखना है। Debtors are dash, debtors are current assets and bills receivable are also current assets, तो current assets in current assets, ऐसा इजी एमसीक्यू नहीं आएगा, टेंशन नहीं लो। Credit dash is associated with debtors. Now, credit sales is associated with debtors and credit purchase is associated with creditors ratio. What is not included in proprietary ratio? Definitely debentures नहीं लिया जाता है क्योंकि वो तो लोन है, तो debentures not included in proprietary ratio, right? Proprietary ratio होता है owners fund upon total real assets. कभी कभी 1 मार्क में आ जाए तो लिख लेना, proprietary ratio is owners fund upon total real assets. Which of the following asset is not included in current assets? तो investments, राइट, बाकी सब करंट एसेट्स हैं। देखो अब हम लोग कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अकाउंटिंग रेशियोज, एमसीक्यूज।
अब कितनी एक्टिविटी होती है, पूरे सबको पता है 3 एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग, मतलब पहले ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग। कैश इक्विवेलेंट हैज डैश हायर लिक्विडिटी, कैश इक्विवेलेंट्स में हायर लिक्विडिटी होती है। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, अब एसेट डिक्रीज हो गया ना, करंट एसेट डिक्रीज हो गया, जैसे कि स्टॉक, वो डिक्रीज हो गया मतलब बिका होगा। स्टॉक डिक्रीज कब होता है, जब सेल होगा तो कैश बढ़ेगी। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी बढ़ गई। अब करंट लायबिलिटी बढ़ गई मतलब माल खरीदा पर पेमेंट नहीं की, तो उससे भी कैश बढ़ गया। करेक्ट, तो बोथ आर कैश इनफ्लोज, बोथ आर कैश इनफ्लोज। एसेट, एसेट कम हो गया, एसेट कम हो गया मतलब स्टॉक समझो कम हो गया, तो मतलब पैसा मिला होगा तब स्टॉक कम हो गया ना, यानी डेटर कम हो गया। चलो, तो डेटर कम कब होगा, जब डेटर ने पैसे दे दिए होंगे, तो डेटर के कम होने पर पैसे बढ़ते हैं, और लायबिलिटी के भी बढ़ने पर पैसे बढ़ते हैं, क्योंकि हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं इसीलिए हमारी कैश बढ़ रही है। करेक्ट, तो ये भी एक अच्छा है एमसीक्यू। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स बढ़ गए तो डेफिनेटली कैश कम हो जाएगी, करंट एसेट्स बढ़े, कैश कम हो गई। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कम हो गई यानी आपने पेमेंट की होगी तो उससे भी कैश कम हो जाएगी। तो आउटफ्लोज हैं, ये दोनों आउटफ्लोज हैं, बोथ आर कैश आउटफ्लोज। नेक्स्ट, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल इज, अब डेटर से पैसा मिला है, तो डेटर और पैसा, डेटर और बिल रिसीवेबल से पैसा मिलता है तो पहले तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। करेक्ट, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में नहीं आता है। तो अब ये देखना है कि इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, पैसा मिल रहा है तो इनफ्लो है। करेक्ट, which of the following transaction is always transaction of operating activity, always an operating activity, salary, salary is an operating activity। डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, अब डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज एडेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट्स पर जो भी हमें मिलता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा होता है। करेक्ट, इसमें एक और भी हो सकता है, डिडक्टेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो भी हो सकता है, तो याद रहे, डिडक्टेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड एडेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ करंट लायबिलिटी बट कंसिडर्ड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। राइट, ओके, इज अ करंट लायबिलिटी बट कंसिडर्ड एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, रेंट रिसीट, अब रेंट रिसीट क्या है, इनकम है, डिडक्टेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड एडेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, deducted from operating activity added to investing activity। reduction in goodwill in current year, अब गुडविल रिड्यूस हुई है तो गुडविल राइट ऑफ होती है, और गुडविल राइट ऑफ एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। अगर गुडविल बढ़ गई तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, गुडविल राइट ऑफ हो गई तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश डिपॉजिटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया है तो ना पैसा आया ना पैसा गया, नॉट अ कैश फ्लो, नॉट अ कैश फ्लो। अब ये थोड़ा इजी एमसीक्यू है और ट्रिकी भी है। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक इज नॉट अ कैश फ्लो। Which of the following is included in financial expense, इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल एक्सपेंस बोल रहा है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस। पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, नाउ पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड इज एडेड टू ऑपरेटिंग स्टेटमेंट एंड डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरिम डिविडेंड हम लोग शेयर होल्डर्स को देते हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, तो एडेड टू ऑपरेटिंग स्टेटमेंट एंड डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ये टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज खत्म, अब हम सेल्फ लर्निंग के एमसीक्यूज करते हैं। डैश ऑफ द बिजनेस इज डिस्क्लोज्ड बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है, प्रोक्योरमेंट एंड पेमेंट ऑफ कैश। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट कब से एप्लीकेबल है, तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 2004, याद रहे 1 अप्रैल 2004, 1 अप्रैल 2004 से एप्लीकेबल है। करेक्ट,
मोदी जी के आने के 10 साल पहले। मोदी जी 2014 में आए थे ना, राइट? 2004 से कैश फ्लो एप्लीकेबल है, करेक्ट? नेक्स्ट, व्हिच मेथड इज एप्लीकेबल फॉर कैश फ्लो एज पर एस? तो इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड एप्लीकेबल है। दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट से हम लोग करते हैं। फॉर विच बिजनेस एंटरप्राइज कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट मैंडेटरी? नॉट मैंडेटरी। अब उसका ऑप्शन है डी, बिजनेस एंटरप्राइज whose equity and debt security has not listed in stock exchange of India or outside, इनको मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट 2013 में लिखी हुई है। नेक्स्ट, नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट, नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट, करेक्ट? अब नॉट इंक्लूडेड, सो हमें लिखना है दोज इन्वेस्टमेंट्स हैविंग लोअर लिक्विडिटी, those investments having lower liquidity are not included, not included, तो lower liquidity, correct? Included higher liquidity, included higher liquidity, not included lower liquidity. Which activity has no relation with cash flow? अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, परचेज सेल एक्टिविटी, करेक्ट? क्योंकि एक्टिविटीज तीन होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। Cash flow generated from cash flow statement is, it can be positive, it can be negative, पॉजिटिव और नेगेटिव, बोथ तो नहीं हो सकते ना, और इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, बोथ नहीं हो सकते, करेक्ट? नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स फंड्स एंड नॉन करंट लायबिलिटीज आर रिलेटेड टू। अब शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लायबिलिटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंस एक्टिविटी, करेक्ट? एसेट्स रिलेटेड नॉन करंट, एसेट्स रिलेटेड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, करेक्ट? नॉन करंट एसेट्स से लेकर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये अपन किए हुए उसमें। Which of the following activity is not an investing activity? Not an investing, इंटरेस्ट पेड, क्योंकि इंटरेस्ट पेड एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, करेक्ट? इंटरेस्ट पेड एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो उसका आंसर है डी, इंटरेस्ट पेड। नेक्स्ट, सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी रिस्पेक्टिवली, करेक्ट? बी ऑप्शन। Which items of equity and liability side of balance sheet is not included in finance activity? अब इसका है लायबिलिटी साइड, राइट? तो आंसर है करंट लायबिलिटीज, क्योंकि करंट लायबिलिटीज आती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, नॉट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल एक्टिविटी, तो वो करंट लायबिलिटीज ऑपरेटिंग में आती है। डिविडेंड पेड ऑन शेयर कैपिटल इज ऑलवेज, डिविडेंड पेड ऑन शेयर कैपिटल इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। Which of the following transaction is neither non-cash transaction nor provision? Right? अब non-cash भी नहीं है वो, this is redemption of preference shares, right? Provision भी नहीं है और non-cash भी नहीं है। Next, loss on sale of asset is a component of। अब loss on sale of asset हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं। कंपनी has received an interest, अभी ये मस्त है, देखो इंटरेस्ट मिला है, कैलकुलेट ऑन करें, 20,000 टाइप करें, मशीन परचेस किया है, 90,000 गया, तो ये माइनस किया, ये कैलकुलेट में टाइप किया, ये माइनस किया। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड, इसको इग्नोर करना, क्योंकि ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसको इग्नोर करें। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको प्लस करें, तो 20,000 माइनस 90,000 प्लस 75,000, तो 5,000 पॉजिटिव आएगा, तो इनफ्लो है, 5,000 का इनफ्लो है, करेक्ट? कैश इनफ्लो रुपीज 5,000। So good luck, go through the MCQs, all the best.